हाँ जी, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी लोग? गुड इवनिंग दिलखुश। जैसा कि आपको पता है, राधे राधे भगवान सिंह, राधे राधे। जैसा कि आपको पता है कि मैंने ग्रुप में मैसेज डाल दिया था। आज से आपकी 3 दिन रहेगी चिकित्सा परिचर्या और 3 दिन रहेगी रसशाला। क्योंकि क्या है कि रसशाला एक ऐसी सब्जेक्ट है जिसमें लगातार चीज़ें चलती रहती है और बच्चे क्या बोर हो जाते हैं। बच्चे कह रहे थे कि सर रसशाला के साथ में कोई और सब्जेक्ट भी पढ़ाओ, तो मैंने कहा चलो ऐसा करते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग पढ़ाते हैं जिससे आपको इंटरेस्ट आएगा, नई नई चीज़ें और आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि आपको मैंने स्टार्ट कर दिया है आज चिकित्सा परिचर्या। अब देखो बात ऐसी है, एक क्लास और स्टार्ट करने वाला हूं मैं आपकी। अब वो थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि उससे, क्योंकि एक बार आपके जो सेकंड सेट है ना नोट्स का सेकंड सेट एक बार यहाँ से निकल जाए, उसके बाद में मुझे टाइम मिल जाएगा आपके क्लास के लिए। तो मैं सुबह रखूंगा एक क्लास आपकी। एक क्लास जो रहेगी आपकी सुबह रहेगी 8:30 बजे से लेके और 10 बजे तक अपन क्लास रखेंगे। ठीक है, सुबह का टाइम अच्छा रहता है, माइंड फ्रेश रहता है, फ्रेश माइंड से अपन उन चीज़ों को पढ़ेंगे। जैसे अपन फर्स्ट ईयर से स्टार्ट करेंगे उसमें, और फर्स्ट ईयर में जो आपकी हाइजीन है ना उसको पढ़ेंगे सबसे पहले। ठीक है, उसमें क्या छोटी छोटी चीज़ें बहुत सारी दे रखी है, और एक उठा लेंगे अपन उसमें। एक उठाएंगे अपन उसमें सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट। ठीक है, एक सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट उठा लेंगे। एक तो अपन पढ़ेंगे उसके अंदर बेटा एग्जाम की सूचना बता रहे हैं कि एग्जाम आपकी हो सकती है मार्च के लास्ट वीक में। मार्च के लास्ट वीक में एग्जाम होने की संभावना चल रही है आप लोगों की। अभी तक मैंने जो यूनिवर्सिटी में पता किया था, तो मुझे यही सूचना मिली है अभी तक कि मार्च के लास्ट वीक में आपकी एग्जाम हो सकती है। अभी तक डेट डिसाइड नहीं की है उन्होंने, लेकिन जो सूचना मिली, मैंने एक बाबू से पूछा था, वो कह रहा था कि सर मार्च के लास्ट वीक में संभावना चल रही है। तो आप लोग तैयार रहें, और आप लोग क्या है कि यही सोच के चले कि हमारी तो मार्च में एग्जाम है। कुछ बच्चे हैं जो ये सोच के चल रहे हैं कि साहब एग्जाम की डेट आएगी तब हम पढ़ना शुरू करेंगे। तो समय निकलता जा रहा है, समय किसी का दोस्त नहीं होता है। समय के दोस्त आपको खुद को बनना पड़ता है। समय निकलता जा रहा है, पढ़ाई जिन बच्चों ने अभी तक पढ़ाई स्टार्ट नहीं करी है वो अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर दें। अन्यथा क्या है कि आपको दिक्कत आ सकती है आगे चल के। ठीक है, इसलिए क्या है, समय पर पढ़ाई स्टार्ट कर दे। और जिन बच्चों ने लगातार आप लोग क्लास ले रहे हो, अच्छी बात है। ठीक है, आप लोग लगातार क्लास लेते रहें, और अपना जो सिलेबस है वो समय पर हो जाएगा। ठीक है, अपना सिलेबस समय पर हो जाएगा। सिलेबस की आप लोग चिंता ना करें। मुझे अगर जरूरत पड़ेगी तो मैं 2 से 3 क्लास भी कर दूंगा। ठीक है, लेकिन एक बार बस एग्जाम की डेट आ जाए, और लगभग यूँ मान लो कि अभी इस सप्ताह तो नहीं हो पाएगी आपकी अगली क्लास स्टार्ट। अगले सप्ताह अपन एक क्लास और स्टार्ट कर दें, क्योंकि इस सप्ताह में आपके जो सेकंड सेट है ना नोट्स का, क्योंकि अभी क्या है कि मेरे पास में दबाव आ रहा है बच्चों का कि सर हमें सेकंड सेट भी
उपलब्ध करवाई। अभी तो हालांकि मैंने 10-15 दिन का बोला है, लेकिन जैसे ही टाइम निकलेगा एक अगले सप्ते में फिर बच्चा बोलना शुरू कर देंगे कि सर सेकंड सेट, तो उसके लिए भी मुझे टाइम निकालना पड़ता है। तो जैसे ही वो कंप्लीट हो जाएगा सेकंड सेट, तो वैसे ही अपन सेकंड क्लास स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आप लोग चिंता ना करें, आपका सिलेबस टाइम से करवा दिया जाएगा और मैं आपका रिवीजन भी करवाऊंगा। ठीक है, मैं खुद बैठकर आपको रिवीजन करवाऊंगा। ठीक है, तो मेरी जिम्मेदारी है सारी। मैं तो बस यही चाहता हूँ, मेरी तो बस इतनी सी इच्छा है कि मेरे हाथों से जो बच्चे पढ़ रहे हैं उनका सिलेक्शन हो जाए बस। मेरे हाथों से जो बच्चे पढ़ रहे हैं, मेरे नोट्स लेकर जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनका सिलेक्शन हो जाए बस। इससे बड़ा धर्म का काम कोई है ही नहीं है। ठीक है, किसी का भविष्य संवर रहा है तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इसलिए क्या है कि देखो, मेरा काम है पढ़ाने का और आपका काम है मेहनत करने का। तो आप लोग मेहनत करते रहो, चीजों को बार बार रिपीट करते रहो। ठीक है, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। ठीक है, चलो तो शुरुआत करते हैं आज चिकित्सा परिचर्या। देखो, आपने देखा होगा कि आपके जितनी भी सब्जेक्ट है ना, उनके पीछे परिचर्या लिखा हुआ है ना। आपकी जितनी भी सब्जेक्ट है उनके पीछे परिचर्या लिखा हुआ है। तो परिचर्या का मतलब यही है कि साहब आपको क्या करना है, रोगी की परिचर्या करनी है। जो रोगी है, डॉक्टर साहब ने उसको दवाइयां लिख दी है, आपको उस मरीज की देखभाल करनी है। डॉक्टर साहब ने जो दवाइयां लिखी लिखी है, उनको आपको उसको मरीज को समय पर देना है। ठीक है, उसी हिसाब से आपका जो सिलेबस है, उसी हिसाब से उस सिलेबस को तैयार किया गया है। ठीक है, अभी कुछ बच्चे मुझे बोल रहे थे कि सर बीएमएस का सिलेबस और हमारा सिलेबस तो एक जैसा ही है। हाँ, कुछ चीजें हैं एक जैसी, लेकिन बीएमएस का जो लेवल है वो बहुत हाई लेवल है उसका। ठीक है, उसमें क्या होता है कि संहिताएं पढ़नी पड़ती है। ठीक है, आपकी बुक में तो मतलब आपका जो सिलेबस है उसमें बीएमएस का 20% है मात्र। आपका जो सिलेबस है वो बीएमएस का 20% है मात्र। अगर आप लोग बीएमएस लेवल का पढ़ोगे तो इतनी चीजें हैं पढ़ने के लिए जो पूछ, मेरी मेरी 3 अलमारियां भरी पड़ी हैं किताबों से, संहिताओं से, मेरे जो सब्जेक्ट की जो किताबें हैं। ठीक है, हमारे तो फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर, 4 ईयर होती है हमारे। और एक ईयर में 5 से 6 सब्जेक्ट होती है। एक ईयर में 5 से 6 सब्जेक्ट होती है, तो आप लोग आइडिया लगा लो कितना क्या होगा हमारे पास में। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि आप लोग बीएमएस लेवल का पढ़ने की जगह आपकी जो बुक का जो दे रखा है वो आप पढ़ो। उसी में से आपका पेपर बनेगा, उससे बाहर आपका पेपर नहीं बनेगा। मैं बार बार इसी बात को रिपीट कर रहा हूँ, इसलिए रिपीट कर रहा हूँ क्योंकि आप लोग इस चीज को समझो और अपने लेवल के हिसाब से, अपने डीएनपी के सिलेबस के हिसाब से आप लोग पढ़ाई करो। ठीक है, पढ़ने के लिए तो अथाह है, कहाँ तक पढ़ोगे, बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। ठीक है, तो शुरू करते हैं साहब, चिकित्सा परिचर्या। तो चिकित्सा परिचर्या के अंदर हम अलग अलग प्रकार के रोगों के बारे में देखेंगे, उनके लक्षणों के बारे में देखेंगे, उनके प्रकार के बारे में देखेंगे, उनका निदान या उनके उनके होने के कारणों के बारे में देखेंगे। ठीक है, उनकी संप्राप्ति के बारे में देखेंगे। ठीक है, और उनकी चिकित्सा और उनकी कैसे हमें चिकित्सा परिचर्या करनी, उनके क्या पथ्य है अपथ्य है, उनके बारे में अपन को बात करनी है। ठीक है, मैंने आपके जो सब्जेक्ट है ये चिकित्सा परिचर्या, उसके नोट्स बिल्कुल जो जो काम काम की चीजें हैं उन सभी काम की चीजों को आपके नोट्स में डाल दिया है। ठीक है, तो आप लोग जिन बच्चों के दिलसुख नोट्स पहुंच गए क्या आपके पास में, दिलसुख? आप लोगों में से किस किस के पास में नोट्स पहुंच चुके हैं आज? भारतीय डाक सेवा से मैंने आपको नोट्स भेजे, पहुंच गए ना? कैसे लगे नोट्स, दिलसुख? थोड़ा बहुत कुछ देखा आपने नोट्स को?
दिलसुख। चलो आगे चलते हैं। चलो तो जिनके पास में नोट्स पहुंच चुके हैं वो नोट्स ओपन करके बैठ जाएं। ठीक है, और मैं नोट्स से ही पढ़ा रहा हूँ, आपको पता है नोट्स से ही पढ़ाई चल रही है अपनी। तो नोट्स ओपन करके बैठ जाएं और नोट्स भी देखते रहें और साथ में सुनते भी रहें और बोर्ड पे भी देखते रहें। ठीक है। ठीक है, चलो शुरू करते हैं चिकित्सा परिचर्या। तो चिकित्सा परिचर्या में अपन क्या बात करेंगे, रोगों के बारे में बात करेंगे, अलग अलग प्रकार के रोगों के बारे में बात करेंगे और उन रोगों की चिकित्सा के बारे में बात करेंगे, उन रोगों की चिकित्सा परिचर्या के बारे में बात करेंगे। लेकिन सबसे पहली बात यह आती है कि साहब रोग होते क्यों है, रोग होने का कारण क्या है। तो रोग होने का कारण जैसा कि आपको सबको पता है कि हमारे शरीर में जो तीन प्रकार के दोष होते हैं, जो त्रिदोष होते हैं, उनकी विषमता से, त्रिदोषों की विषमता से ही रोग होते हैं। अगर वो बैलेंस अवस्था में होते हैं, ठीक है, अगर वो बैलेंस अवस्था में होते हैं, यानी अगर वो सम अवस्था में है तो शरीर का धारण करेंगे। ठीक है, बैलेंस अवस्था में होते हैं तो शरीर का धारण करेंगे साहब, शरीर का शरीर को पुष्ट करेंगे। ठीक है, शरीर के लिए अच्छे रहेंगे। ठीक है, शरीर की सभी सामान्य क्रियाएं हैं उनको करवाएंगे अगर वो शांत है तो। ठीक है, जैसे घर में आपकी मम्मी होती है, जब तक वो शांत है, ठीक है, जब तक वो खुश है शांत है तब तक घर में शांति रहती है। ठीक है, लेकिन अगर मान लो उनको किसी बात पे गुस्सा आ गया तो घर में अशांति हो जाती है ना, बस उसी उसी चीज को आप टॉलरेट कीजिए इससे, त्रिदोष से। जब जब तक त्रिदोष शांत है, यानी जब तक त्रिदोष सम अवस्था में है तब तक हम स्वस्थ है, तब तक हम क्या है, स्वस्थ है। ठीक है, लेकिन अगर किसी कारण से इन तीन दोषों में से कोई एक दोष बढ़ जाता है या घट जाता है, ठीक है, इन तीन दोषों में से कोई एक दोष बढ़ जाता है या घट जाता है, या दो दोष एक साथ में बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, या तीनों दोष एक साथ में बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, ठीक है, तो उससे क्या होता है साहब, उसमें विषमता पैदा हो जाती है। और विषमता पैदा होते ही क्या उत्पन्न हो जाता है, रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये जो दोषों की विषमता हुई है, ठीक है, इन दोषों की जो विषमता हुई है, उन उस विषमता को साम्य अवस्था में लाने की जो क्रिया होती है, यानी सम अवस्था में लाने की जो क्रिया होती है, उसे ही अपन क्या कहते हैं साहब, चिकित्सा कहते हैं। ठीक है, अब उसमें अब डॉक्टर साहब तो क्या करेंगे, डॉक्टर साहब तो दवाइयां लिख के चले जाएंगे, बोल देंगे इसको भाई ऐसे ऐसे ये दवाइयां ऐसे ऐसे लेनी है, पथ्य है पथ्य का ऐसे ऐसे पालन करना है, इन आहार विहारों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो जो परिचारक जो होता है, जो परिचर्या करता है, परि परिचर्या करने वाला जो परिचारक होता है वो क्या करता है, उसकी दवाई गोली का ध्यान रखेगा, औषधियों का ध्यान रखेगा, साथ में पथ्य पथ्य के बारे में बताया, क्योंकि चिकित्सा करने का मतलब केवल ये नहीं है, चिकित्सा करने का मतलब ये नहीं है कि उसके दवाइयां दे दी बात खत्म। ठीक है, डॉक्टर साहब का काम तो 10% का होता है, 90% का काम तो किसका होता है, परिचारक का होता है। क्योंकि अधिक समय तक पर अधिक समय तक रोगी के पास में कौन रुकता है, परिचारक रुकता है। ठीक है, तो पथ्य पथ्य और अपथ्य का पालन कौन कराएगा, समय पर भोजन कौन देगा, ठीक है, आहार विहार से रक्षा कौन करवाएगा कि ये मत करो वो मत करो, ठीक है, कौन कहेगा इनके लिए, परिचारक कहेगा। ठीक है, तो केवल चिकित्सा में औषधि देना ही नहीं होता है, ठीक है, पथ्य पथ्य का पालन कराना भी होता है। ठीक है, तो सीधी सी बात यह है कि जब तक घर में मम्मी शांत है तब तक हम स्वस्थ है, और अगर मम्मी को गुस्सा आ गया किसी बात पे, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, विषमता हो जाएगी, रोग उत्पन्न हो जाएगा, यानी घर में अशांति हो जाएगी। फिर पापा क्या करेंगे, पापा मम्मी को शॉपिंग कराएंगे, ठीक है, मनाएंगे, ठीक है, क्या करेंगे, चिकित्सा करेंगे। ठीक है, चलो सिंपल सी बात, आप सब लोगों को ये चीजें पता है। ठीक है, ये तो बस बताना था क्योंकि ये प्रोटोकॉल होता है बताने का। ठीक है, चलो
देखो भाई, अब हम थोड़ा सा ये देख लेते हैं कि दोषों का संचय, प्रकोप और शमन किस हिसाब से हो रहा है। ठीक है, तो एक छोटी सी अपन एक टेबल बना लेते हैं। तो इधर लिख देता हूं मैं ऋतुओं के नाम, ऋतु के हिसाब से अपन बात करेंगे। हम्म। एस, बी, जी, बी, एस और एच। ठीक है, एस, वी, जी, वी, एस, एच। ठीक है, एस फोर शिशिर, एस फोर शिशिर। शिशिर के बाद में यानी अभी अभी सर्दियों का मौसम, अभी जनवरी फरवरी का मौसम चल रहा है ये जनवरी फरवरी के मौसम में ऐसा होता है। ठीक है, अब इसके बाद में क्या आएगी साहब, बसंत ऋतु आएगी। बसंत का मौसम आएगा ना, ये जनवरी और फरवरी। ठीक है, चलो, ये हो गया मार्च और अप्रैल। इसके बाद में बसंत के बाद में आ जाएगी गर्मियां। तो मई और जून में गर्मी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद में क्या आ जाएगी साहब, वर्षा ऋतु आ जाएगी। ठीक है, जुलाई और अगस्त में। ठीक है, फिर क्या आ जाएगी साहब, शरद ऋतु आ जाएगी। हाँ, शरद ऋतु सितंबर और अक्टूबर में। ठीक है, और लास्ट में कौन सी ऋतु है आपकी, हेमंत ऋतु है। ठीक है, नवंबर और दिसंबर में। ठीक है, तो ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है आपका। ठीक है, चलो अपन ये देख रहे हैं कि कौन से दोष की वृद्धि हो रही है, कौन सा दोष कम हो रहा है, कौन सा दोष का शमन वगैरह ये है हो रहा है। ठीक है, तो देखो भाई, इनके नंबर भी तो लिखने हैं। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर और 6 नंबर। ठीक है, तो यहां पर अपन लिख देंगे साहब, क्या लिखेंगे, संचय, प्रकोप और शमन। देखो क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा, जैसे कोई बांध होता है ना, बांध, तो बांध जो खुलता है वो कहाँ खुलता है, नदी में ही तो खुलता है। बांध जब खुलेगा तो पानी जाएगा नदी में जाएगा, तो नदी में गड्ढे भी होते हैं। ठीक है, नदी में गड्ढे भी होते हैं। ठीक है, तो क्या होगा, जब बांध के गेट को खोला जाता है तो बांध से जब पानी निकलता है तो नदी में जो गड्ढे होते हैं उन गड्ढों में पानी संचय होता है। ठीक है, यानी मात्रा बढ़ रही है ना, गड्ढे में पानी की मात्रा बढ़ रही है। ठीक है, संचय हो रहा है। ठीक है, तो मात्रा तो बढ़ी रही है ना, संचय का मतलब भी क्या होता है, मात्रा का बढ़ना। ठीक है, अब प्रकोप होगा। अब प्रकोप का मतलब क्या है, जब गड्ढा पानी से पूरी तरह भर जाता है तो उस गड्ढे में से पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, गड्ढे में से पानी बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है, उसे हम क्या कहेंगे, प्रकोप कहेंगे। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होगा, धीरे धीरे जैसे बांध का गेट बंद कर दिया है तो धीरे धीरे क्या होगा, पानी का स्तर जो है धीरे धीरे कम हो जाता है, शमन हो जाता है। ठीक है, तो संचय, प्रकोप और शमन। ठीक है, तो संचय में क्या होता है, दोष जो होते हैं, दोष अपने स्थान पर बढ़ते हैं। ठीक है, दोष जहां पर रहते हैं ना, दोष जहां पर रहते हैं वहीं पर बढ़ते हैं। ठीक है, दोष जहां पर रहेंगे वहीं पर बढ़ेंगे। उसके बाद में प्रकोप का मतलब क्या है, दोष जहां पर रह रहे थे वहीं पर बढ़ रहे थे, अब बढ़ते बढ़ते वो इतने ज्यादा बढ़ गए कि दूसरी जगह फैलना शुरू कर देते हैं। ठीक है, दूसरे शरीर के दूसरे स्थानों में चले जाएंगे, मतलब उनका क्या हो जाएगा, प्रकोप हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद में क्या होता है, वो दोष धीरे धीरे कम हो जाते हैं, यानी उनका शमन हो जाता है। ठीक है, चलो देखो, वात, पित्त और कफ। ठीक है, एक संख्या लिख रहा हूं मैं, 345, 456, 123। एक एक ना एक क्वेश्चन आपको इसमें से जरूर मिलेगा। ठीक है, 345, एक
456, 123। ठीक है, इसका कहने का मतलब क्या है? इसका कहने का मतलब है साहब कि वात दोष का जो संचय हो रहा है, वात दोष का संचय जो हो रहा है वो कब हो रहा है? गर्मियों में होता है, गर्मियों में ही तो होता है। ठीक है, गर्मियों में हो रहा है। ठीक है, चलो ठीक है। अब साहब प्रकोप हो रहा है, तो प्रकोप कब होगा? अगर हमें प्रथम ऋतु याद है, अगर हमें प्रथम ऋतु, क्योंकि इसके बाद में अगली ऋतु तो आएगी, ये थोड़ी है कि गर्मियों से उल्टा चलेंगे अपन, ये क्रम के अनुसार चलता है। ठीक है, तो देखो भाई, अगर वात दोष में संचय हो रहा है तो प्रकोप कौन सी में होगा? उसकी अगली ऋतु में होगा। और शमन कौन सी ऋतु में होगा? उसकी अगली ऋतु में होगा। यही चलेगा क्रम। ठीक है, तो अगर आपको पहला याद है तो अगला आपको याद रखने की जरूरत ही नहीं। अगर आपने ये चीज समझ ली कि साहब वात का संचय तो गर्मियों में होता है, ठीक है, तो अगली ऋतु जो है उसमें आप समझ जाओगे कि साहब ऐसे और ऐसे ये होता है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगली बात, अगले पे चलते हैं। तो वर्षा में प्रकोप हो रहा है, और फिर उसके अगले अगले बार क्या हो रहा है? शरद ऋतु में शमन हो रहा है। ये तो कैसा हो रहा है? प्राकृतिक रूप से हो रहा है। ठीक है, यानी जब जब ऋतु आती है तब तब ऐसा होता है। ठीक है, तो उसी हिसाब से अपन को क्या है, क्या बता रखी है उसमें, हाइजीन के अंदर क्या बता रखी है आपको? हाइजीन के अंदर क्या बता रखी है? ऋतुचर्या बता रखी है कि किस ऋतु के हिसाब से हमें किस तरह से खाना पीना चाहिए। वो इसलिए बता रखा है क्योंकि हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से इस तरह की घटना होती है। चलो अगली बात करते हैं सब। अब हम चलते हैं पित्त दोष पर। अब पित्त का संचय कैसे हो रहा है? देखो यहां से शुरू करो उसको। लो देखो, वर्षा ऋतु में पित्त का संचय हो गया है। ठीक है, फिर पित्त का प्रकोप शरद ऋतु में हो गया है, और इसका शमन हेमंत ऋतु में हो गया है। ठीक है, चलो अब हम करेंगे शुरू से शुरुआत ऐसे। लो जी साहब, कफ दोष का प्रकोप शिशिर ऋतु में हो रहा है, इसका वसंत ऋतु में प्रकोप हो रहा है, और शमन ग्रीष्म ऋतु में हो रहा है। ठीक है, कितनी सिंपल चीज है बताओ। सिंपल है, कोई दिक्कत हो तो बताओ इसमें, बोलो भाई, इसमें कोई दिक्कत हो तो बोलो। सबके समझ में आई ये चीज? बोलो भाई। प्रवीण कुमार के अलावा और किसी को समझ में नहीं आया क्या? चलो तो और आगे चलते हैं अपन। अपन क्या देख रहे हैं? अपन देख रहे हैं दोषों के प्रकोप का कारण, कि दोषों का प्रकोप क्यों होता है। तो सबसे पहले हमने देखा ऋतु के अनुसार दोषों का प्रकोप। ठीक है, अब हम देखेंगे, अब हम देखेंगे दिन के हिसाब से, रात के हिसाब से। ठीक है, चलो वो देखते हैं। जैसे सुबह सुबह, सुबह सुबह क्या होता है देखो, दिन के प्रारंभ में, यानी सुबह सुबह, दिन के प्रारंभ में, सुबह सुबह, सुबह सुबह कफ जम जाता है ना अपने। ठीक है, सुबह सुबह कफ जम जाता है। ठीक है, इसका मतलब किसका प्रकोप हो रहा है? वात का प्रकोप हो रहा है। ठीक है, वात का प्रकोप हो रहा है सुबह सुबह, दिन के प्रारंभ में। ठीक है, चलो दिन के मध्य में,
दिन के मध्य में मतलब दोपहर में, दिन के मध्य में यानी दोपहर में, ठीक है। अब दोपहर में जो कफ जमा हुआ था सुबह के टाइम पे, वो दिन में पिघल जाता है, ठीक है। तो वो पिघल जाता है किसकी वजह से? गर्मी की वजह से पिघल जाता है, क्योंकि दोपहर में 12 बजे गर्मी रहती है, ठीक है। तो कब किसका प्रकोप हो रहा है? पित्त का प्रकोप हो रहा है। चलो अब बात करते हैं शाम की, दिन के अंत में यानी शाम को। अब दिन के अंत में क्या हो रहा है? अब कौन बचा? जो बचा वही आएगा, ठीक है। तो देखो भाई, कफ है यहाँ, ठीक है। मैंने शायद बोला गलत है, लिखा हो कुछ और है, ठीक है। सॉरी, फिर से बता देता हूं। दिन के प्रारंभ में कफ का प्रकोप है, ठीक है। दिन के मध्य में पित्त का प्रकोप है, और शाम को वात का प्रकोप है, ठीक है। चलो ये तो हो गई दिन की बात। अब हम बात करते हैं रात की। रात के प्रारंभ में, रात के प्रारंभ का मतलब क्या है यहां पर? रात का प्रारंभ का मतलब यहां पर यह है कि शाम को, रात का प्रारंभ का मतलब है कि अंधेरा हो गया है, दिन ढल गया है। तो दिन ढलते ही ठंडक शुरू होती है कि नहीं होती है बताओ? सुबह सुबह भी ठंड रहती है और शाम को भी ठंडक रहती है। कहते हैं ना, अब तो सुबह शाम की सर्दी रह गई है ना। तो रात के प्रारंभ में किसका प्रकोप हो रहा है? कफ का प्रकोप हो रहा है, ठीक है। रात के मध्य में, रात के मध्य में पित्त का प्रकोप होता है। वही चीज चलेगी जैसे इसमें चला था। और रात के अंत में बोले तो सुबह के टाइम पर, ठीक है। रात के अंत में बोले तो सुबह के टाइम पर सॉरी, वात का प्रकोप होता है। ये तो हो गई दिन की बात, और ये हो गई साहब रात की बात, ठीक है। चलो अब यहां तक चीजें समझ में आई आपके। चलो अब हम देखेंगे कि बच्चों में और युवा अवस्था में और वृद्ध अवस्था में क्या होता है। देखो भाई, बच्चों में, बच्चों में कौन सा दोष बढ़ा हुआ मिलेगा? किस दोष का प्रकोप होता है बच्चों में? कौन बताएगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? है कोई आप में से बताने वाला उम्मीदवार जो ये बता सके कि बच्चों में कौन से दोष का प्रकोप होता है? बिना टीपे बताना, टीपना मत कोई भी, बगैर टीपे बताओ। वेरी गुड दिलसुख। कफ का प्रकोप होता है। युवा अवस्था कहते हैं ना कि ये तो युवा है, इसके खून में गर्मी है, ठीक है। बोलते हैं ना अपन कि उसके खून में गर्मी है, इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसमें पित्त बढ़ा हुआ मिलता है। और वृद्ध अवस्था में क्या होता है? वृद्ध अवस्था में, वृद्ध अवस्था में क्या होता है? शरीर बिल्कुल कमजोर हो जाता है, हाथ पैरों में दर्द रहने लगता है, ठीक है। हड्डियां कमजोर हो जाती है, शरीर सूख जाता है। क्यों होता है? क्योंकि वात का प्रकोप होता है। ऐसा ही होता है, ठीक है। यही सिस्टम चलता है। चलो अब हम और भी बात कर लेते हैं। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। चलो एक बात और रह गई है। भोजन का पाचन हो रहा है, भोजन का पाचन हो रहा है और तीन प्रकार की अवस्था आती है। एक तो आती है मधुर अवस्था, मधुर अवस्था पाक, अम्ल अवस्था पाक, और कटु अवस्था पाक। बोले तो भोजन के प्रारंभ में, भोजन के भोजन के तीन काल होते हैं पाचन के। भोजन के पाचन के तीन काल होते हैं। एक तो प्रथम पाक काल, द्वितीय पाक काल और तृतीय पाक काल, यही होता है मधुर, अम्ल और कटु अवस्था पाक, ठीक है। तो जब जब मधुर बढ़ता है तो मधुर रस किसको बढ़ाता है? कफ को बढ़ाता है, ठीक है। तो इस
अवस्था में कफ का प्रकोप होता है। ठीक है, चलो अम्ल अवस्था में तो अम्ल तो खट्टा होता है, तो यानी पित्त का प्रकोप होता है। और कटु अवस्था, तो कटु किसको बढ़ाएगा? वात को बढ़ाएगा। ठीक है, तो यहां पर वात का प्रकोप होता है। एक बहुत ही सिंपल सी बात है ये चीज आपको याद रखनी है। ये चीज इसलिए आपको याद रखनी है कि इसमें से आपका एक नए क्वेश्चन फंस सकता है, आ सकता है इनमें से एक नए क्वेश्चन। ठीक है, कम से कम एक क्वेश्चन इसमें से आपके आ सकता है। और ये कॉन्सेप्ट है, ये कॉन्सेप्ट अगर आपको पता है तो आप क्या है, किसी भी चीज को सॉल्व करने में ज्यादा आपको समस्या नहीं आएगी। चलो एक बात और कर लेते हैं अपन। अगर अपन 200 की बात कर रहे हैं, 200 की बात कर रहे हैं, तो एक छोटी सी बात और कर लेते हैं अपन। यहां पर अगर हम वात दोष की बात करें, अगर हम यहां पर वात दोष की बात करें, तो वात दोष के गुण क्या होते हैं साहब? लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण, नहीं तीक्ष्ण नहीं, लघु, रुक्ष, शीत, सूक्ष्म, चल, विशद, खर, यही होते हैं लघु रुक्ष शीत। यही होते हैं लघु रुक्ष शीत, सूक्ष्म, चल, विशद, खर, यही होते हैं। चलो और कहाँ है? हाँ ये रहा। ठीक है, अब हम पित्त के बारे में बात कर लेते हैं कि पित्त में कौन सा गुण होता है। तो पित्त में क्या आ जाएगी? तीक्ष्णता आ जाएगी। ठीक है, तो पित्त में आ जाएगा आपका लघु रुक्ष, शीत की जगह उष्ण आ जाएगा यहाँ पर। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, और कौन सा आ जाएगा? अम्ल, अम्ल रस आ जाएगा। और कौन सा आ रहा है? विषद तो आएगा ही आएगा, कटु भी आएगा, स्निग्ध भी आएगा। ठीक है, ये चीजें आपको, कुछ चीजें आपको याद रखनी। ठीक है, बात आती है कफ की, तो कफ में गुरु आ जाएगा, स्निग्ध आ जाएगा, मधुर आ जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा? शीत आ जाएगा। ठीक है, और क्या आएगा? मृदु, स्थिर, पिच्छल। मतलब मैं इसलिए इनको बता रहा हूं, इनका कारण बताने का ये है कि अगर हम इनके जैसी चीजें खाएंगे, अगर हम लघु रुक्ष शीत सूक्ष्म चल विशद खर, जिन चीजों में होता है ऐसा गुण, जिन चीजों में होता है उनका सेवन अगर ज्यादा करेंगे तो इन दोषों, वात दोष का प्रकोप होगा। अगर हम लघु रुक्ष उष्ण अम्ल कटु स्निग्ध गुण वाली चीजों को खाएंगे, गुण वाले आहार विहार का सेवन करेंगे तो पित्त का प्रकोप होगा। ठीक है, अगर हम गुरु, स्निग्ध, मधुर, शीत, मृदु, स्थिर, पिच्छल गुण वाली चीजों का प्रयोग करेंगे ज्यादा तो कफ का प्रकोप होता है। ठीक है, तो अपन को क्या करना है, जब अपन चिकित्सा पे ध्यान देंगे, चिकित्सा पे ध्यान देते समय अपन को क्या करना है कि जिन चीजों की वजह से, सबसे पहली चिकित्सा क्या होती है? किसी भी रोग की सबसे बड़ी चिकित्सा क्या होती है? कौन बताएगा? किसी भी रोग की सबसे बड़ी चिकित्सा क्या होती है? कौन बताएगा आप में से? किसी भी रोग की चिकित्सा, सबसे प्रथम चिकित्सा क्या होती है? अगर आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं, चलो क्वेश्चन कहाँ लिखें, जगह ही नहीं है लिखने की, चलो यहां लिख देते हैं। रोग की प्रथम चिकित्सा क्या होती है? बताओ भाई, ऑप्शन दो क्या, कि बगैर ऑप्शन ही बता दोगे? चलो ऑप्शन भी देते हैं आपको, क्या करें, ऐसे तो आप लोग बता नहीं रहे हो। चलो ये सब समझ में आ गया ना आप लोगों के, चलो इसको हटा देते हैं।
चलो अब आपको आंसर नजर आएगा ना, तो आप आराम से आंसर दे पाओगे। औषध सेवन, पथ्य सेवन, निदान परिवर्जन, उपरोक्त सभी। अब बताओ आंसर। रोग की प्रथम चिकित्सा क्या होती है? ऑप्शन ए औषध सेवन, ऑप्शन बी पथ्य सेवन, ऑप्शन सी निदान परिवर्जन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। निदान परिवर्जन, दिशा ने आंसर दिया है। ठीक है, दिल सुख ने भी आंसर सी दिया है। प्रवीण कुमार ने भी आंसर सी दिया है। ठीक है, और भी बोलो भाई। बस? और आंसर नहीं देना और बच्चों को? चलो और बता दो कोई भी और। राकेश, मानसी, भगवान सिंह, सुगना? नो आइडिया, चलो कोई बात नहीं। सुगना आंसर दो। सुगना आपके हिसाब से क्या होगा इसका आंसर? ऑप्शन सी, वेरी गुड। चलो, सबका आंसर सही है, निदान परिवर्जन। ठीक है, तो कोई भी रोग होता है ना, अपन को कोई भी रोग होता है तो उसकी सबसे पहली चिकित्सा जो होती है वो यही चिकित्सा होती है कि निदान। निदान का मतलब होता है कारण, और परिवर्जन का मतलब होता है उसे त्यागना। यानी सबसे पहले जिस रोग के, जिस जिस कारण की वजह से, जिस निदान की वजह से हमें रोग हो रहा है, सबसे पहले उससे दूर हो जाओ आप। ठीक है, तो आपकी चिकित्सा अपने आप ही हो जाएगी। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। हाँ भाई, तो अपन ने बात कर ली है, दोषों के प्रकोप के कारणों की बात हो गई है आपके। ये आपके नोट्स ही है जिसमें से मैं पढ़ा रहा हूं आपको। चलो ये सब हो गया है। चलो अब देखते हैं कि जब दोष का प्रकोप हो रहा है तब हमारे शरीर में क्या लक्षण उत्पन्न हो रहे हैं। ठीक है, दोष का, जब वात दोष का प्रकोप हो रहा है तो क्या लक्षण उत्पन्न होंगे साहब? देखो, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि वात दोष जो होता है, जब वात दोष का प्रकोप होता है, तो वात दोष का जब प्रकोप होता है तो ये क्या करता है, हमारे शरीर में दर्द उत्पन्न करता है, यानी वेदना उत्पन्न करता है, यानी शूल उत्पन्न करता है। यानी क्या करेगा, अस्थियों में और हमारी संधियों में जकड़ाहट और स्तंभन। यानी जकड़ाहट का मतलब है बिल्कुल जो जॉइंट जो होते हैं, संधियां जो होती है, जकड़ जाएगी, अकड़ जाएगी बिल्कुल। ठीक है, लिखा हुआ है स्तंभन या जकड़ाहट उत्पन्न हो जाती है। यानी ऐसी हो जाएगी बिल्कुल जैसे अभी अभी अपन सब अभी आपकी एज 20 साल से 30-35 साल, 30 साल के बीच में है सबकी एज। ठीक है, तो आपके जो जॉइंट्स है वो बहुत ही स्मूथली काम कर रहे हैं। ठीक है, आप कहीं भी आ जा सकते हो, पैरों को कैसे भी मोड़ सकते हो, हाथों को कैसे भी मोड़ सकते हो। लेकिन बुढ़ापे में क्या होता है, बुढ़ापे में क्या होता है, जैसे ही उनको मोड़ने लगते हैं दर्द होने लगता है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या होता है, अस्थि और संधियों के अंदर जकड़ाहट होती है, स्तंभन होने लगता है। ठीक है, क्यों होता है वो वात दोष के प्रकोप के कारण ऐसा होने लगता है। ठीक है, अगर अगर हम वात दोष को बढ़ाने वाले
ठीक है, वात दोष के गुण जैसे वाली चीजों का ज्यादा प्रयोग करते हैं तो समय से पहले ही वात दोष का प्रकोप हो जाता है। ठीक है, चलो अब अगर, अच्छा ये कहाँ लिखा हुआ है, हाँ और भी दे रखा है, भेदनवत। भेदनवत यानी शूल कैसा होगा, भेदन का मतलब होता है टूटना, भेदन का मतलब होता है टूटना। ऐसा लगेगा कि हमारी संधि टूट रही है या हमारी अस्थि टूट रही है, ऐसा हमें फील होगा। ठीक है, तो जहां पर आपको वेदना या शूल नजर आ जाए, जहां पर आपको वेदना या शूल नजर आ जाए, उसका रिलेशन किससे है, वात दोष से है। जहां पर आपको दाह नजर आ जाए, जहां पर आपको तृष्णा यानी प्यास नजर आ जाए, जहां पर आपको ज्वर नजर आ जाए, उसका रिलेशन किससे है, पित्त दोष से है। जहां पर आपको भारीपन नजर आ जाए यानी गुरुता नजर आ जाए, ठीक है, लार का स्राव नजर आ जाए, जहां पर आपको भारीपन आलस्य नजर आ जाए, वहां पर जहां पर आपको अग्नि मंद नजर आ जाए, उसका रिलेशन किससे है, गुरुता सॉरी कफ दोष से है। ठीक है, तो ये कुछ कॉन्सेप्ट बता रहा हूं मैं आपको शुरुआत में, ताकि क्या है आपको परेशानी ना आए। ठीक है, तो जहां पर, क्योंकि इसके जैसे ही तो गुण होते हैं। ठीक है, चलो आगे लिखा है, अगर ये जो बड़ी हुई बात है, ठीक है, बड़ा बड़ा हुआ बात दोष है, अगर ये कोष्ठ में चला जाएगा तो क्या होगा। ठीक है, तो इसे हमने कहा भेज दिया है साहब, कोष्ठ के अंदर भेज दिया है। तो देखो भाई, भेजा तो हमने ही है ना, क्योंकि हम वात दोष के जैसे गुण वाले पदार्थों का सेवन करे ही जा रहे हैं, करे ही जा रहे हैं, तो वो तो जाएगी ना कोष्ठ में। ठीक है, तो कोष्ठ आश्रित वात के क्या लक्षण आएंगे, देखो भाई, मल मूत्र का अवरोध, और मल मूत्र के अवरोध होने से कौन सा रोग हो जाएगा, अर्श रोग हो जाएगा। क्यों होगा ऐसा, ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जब तेज हवा चलेगी, क्या होगा, जब तेज हवा चलेगी तो उस तेज हवा के चलने से क्या होगा, मल सूख जाएगा यानी कब्जी हो जाएगी। क्या हो जाएगी, कब्जी हो जाएगी, मल सूख जाएगा, कब्जी हो जाएगी, मूत्र भी सूख जाएगा, तो मूत्र का अवरोध हो जाएगा। यानी जब मूत्र ही नहीं है तो मूत्र आएगा कहाँ से। ठीक है, जब मल ही सूख जाएगा, तो मल सूख जाएगा, तो फिर मल कठिनता से बाहर निकलेगा, तो गुदा की जो रक्त वाहिनियां जो होती है उस पर दबाव पड़ेगा, और उससे कौन सा रोग उत्पन्न होगा, अर्श रोग उत्पन्न होगा। ठीक है, यहां पर कोष्ठ का मतलब क्या है, यहां पर कोष्ठ का मतलब है हमारी आंत्र। ठीक है, चलो अब बढ़ते बढ़ते अपन आगे सब आमाशय में। ठीक है, उल्टा चल रहे हैं अपन। ठीक है, अपन आगे आमाशय में। अब आमाशय में अगर अगर आमाशय आश्रित वायु है, अगर वात का प्रकोप अगर आमाशय में हो गया है, तो आमाशय से संबंधित रोग आएंगे। ठीक है, तो देखो भाई, आंत्र कुंजन, सॉरी, हृदय, नाभि, पार्श्व यानी बगल में, साइड में, और उदर में शूल होगा। हृदय का मतलब होता है गैस बनेगी, गैस बने होता है ना, कईयों के गैस से दर्द होता है साइड में। ठीक है, छाती में दर्द होने लग जाता है। ठीक है, पेट में दर्द होगा, नाभि में दर्द होगा, पार्श्व यानी साइड में भी दर्द होगा, और उदर में भी दर्द होगा। ठीक है, तो वो इसका मतलब कहाँ हो रहा है, वो मतलब वो वात का प्रकोप कहाँ पर हो रहा है, आमाशय में हो रहा है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं, पक्वाशय। यहां पर आमाशय और पक्वाशय का मतलब कोष्ठ ही होता है, लेकिन अलग से बता दिया है इसको, इसलिए थोड़ा सा हो रहा है ऐसा। आंत्र कुंजन, ये इंपॉर्टेंट है भाई। आंत्र कुंजन, आंत्र कुंजन का मतलब क्या है आगे बताएंगे। उदर शूल होगा यहां पर। अब देखो यहां पर ये अपवाद है, ये अपवाद है। ठीक है, क्योंकि उदर शूल आपको आमाशय में भी नजर आएगा। ठीक है, आटोप होगा, पेट में गुड़गुड़ होगी, आटोप होगा। और क्या होगा, अनाह होगा। अनाह का मतलब क्या होता है, कब्ज होना। और एक शब्द और आता है, आद्यमान। आद्यमान का मतलब क्या होता है, गैस बनना होता है। ठीक है,
चलो, त्रिक प्रदेश में वेदना। त्रिक प्रदेश कहाँ होता है? हमारा जो कमर होता है ना, कमर वाला जो भाग, कमर से नीचे का जो भाग है उसे बोलते हैं त्रिक प्रदेश। ठीक है, तो क्या होगा साहब? आत्र कुंजन। आत्र कुंजन का यहाँ पर मतलब यह है कि आत्र के अंदर जो गतियां हो रही थी वो गतियां मंद हो जाती है। ठीक है, और पेट में दर्द होता है, आटोप बोले तो पेट में गुड़गुड़ होने लग जाएगी, आना है यानी कब्ज होने लग जाएगा, और त्रिक प्रदेश में वेदना प्रारंभ हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज आपको पक्वाशय के लिए ध्यान में रखनी है। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं अपन संधिगत। ठीक है, अब संधियों से संबंधित बातें आएंगी, संधियों में जकड़ाहट, दर्द वगैरह इस तरह की चीजें आपको नजर आएगी। ठीक है, चलो संधियों में क्या होगा? संधियों में क्या होगा देखो साहब, संधियों में क्या होगा ये इंपॉर्टेंट है, देखो भाई। संधियों का स्पर्श वातपूर्ण धृति, वातपूर्ण धृति, इसका क्या मतलब है? ये डायरेक्ट पूछा जाएगा आपसे अगर एग्जाम में आया तो। ठीक है, पूछेगा बोलो साहब, वातपूर्ण धृति किसका लक्षण है? क्या बताओगे? वात प्रकोप का लक्षण है। ठीक है, क्या होता है ये? ऐसा होता है साहब, गांव में आपने देखा होगा जो लोग गर्मियों के दिनों में भेड़ चराने, बकरियां चराने, भैंसों को चराने चले जाते हैं, जंगलों में चले जाते हैं, खेतों में चले जाते हैं, तो अपने साथ में एक मशक लेकर जाते हैं, कपड़े की बनी हुई एक थैली लेके जाते हैं जिसमें पानी भरा होता है। ठीक है, तो उसको जैसे ही दबाते हैं ना तो उसमें लहरें उठती है। ठीक है, तो ऐसे ही होता है वात पूर्ण धृति। ठीक है, यानी धृति का मतलब होता है मशक, यानी ऐसी मशक जिसके अंदर क्या भरी हुई है? हवा भरी हुई है। क्या भरी हुई है? हवा भरी हुई है। ठीक है, तो हमारी जो संधियां जो होती है वो फूल जाती है, उनमें सूजन आ जाता है, तो उनको जब अपन दबाते हैं ना तो उनमें लहरें से उठती हैं उनमें। ठीक है, तो इसलिए बोला गया है वात पूर्ण धृति। ठीक है, और क्या बोला गया है? संधि शोथ। संधि शोथ तो होगा ही होगा। और वेदना होगी। ठीक है, वेदना यानी शूल होगा, संधि शूल होगा। ठीक है, जब आकुंचन यानी हाथ पैरों को सुकोड़ते हैं, प्रसारण यानी हाथ पैरों को फैलाते हैं, उस समय पर क्या होगा? दर्द महसूस होगा। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखनी है। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। पित्त प्रकोप के लक्षण। अब पित्त प्रकोप में मैंने आपको बता ही दिया था, जलन वगैरह होएगी, ज्वर वगैरह आएगा। तो देखो भाई, तो पित्त का प्रकोप हो रहा है, तो पित्त का प्रकोप होने से दाह, दाह का मतलब होता है जलन होना। ठीक है, तो क्या होगा? जलन होगी। कहाँ जलन होगी? कहाँ होगी जलन? पेट में भी हो सकती है, हाथ पैरों में भी, जैसे किसी के सिर में जलन हो रही है, किसी के पीठ में जलन हो रही है, किसी के तलवों में जलन हो रही है। ठीक है, ऐसे जलन होती है। ठीक है, चलो, अब दाह, शरीर में उष्णता यानी बुखार भी आने लग जाएगा साहब, संताप तो हो जाएगा। संताप यानी शरीर में उष्णता, शरीर में टेम्परेचर बढ़ जाएगा। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं। अब बुखार होगा तो फिर उसके बाद में पसीने भी आएंगे। ठीक है, तो पसीने आएंगे, तो पसीने आने के बाद में मलिनता, क्लीनता। मलिनता, क्लीनता का मतलब क्या होता है? पसीने आने के बाद में हमारा जो शरीर वो गीला गीला सा हो जाता है, चिपचिपा हो जाता है, उसी को ही क्या बोलते हैं? क्लीनता बोलते हैं या मलिनता बोलते हैं। ठीक है, चलो, और क्या दे रखा है? आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। जब पित्त का प्रकोप होगा तो आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा, यानी तमहे प्रवेश। तमहे प्रवेश का क्या मतलब होता है? तम, तम का मतलब होता है अंधेरा, यानी
आंखों के आगे अंधेरा छा जाएगा। ठीक है, और क्या होगी साहब? कंडू होगी, खुजली होगी। होगी खुजली, क्यों होगी खुजली? क्योंकि पसीने आए, पसीने आने के बाद में चिपचिपा हो जाता है शरीर, तो खुजली होगी, कंडू होगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और क्या होगा? अब शरीर का तापमान बढ़ेगा तो शरीर से ऊष्मा निकल जाएगी, ऊष्मा के रूप में पानी निकल जाएगा, तो प्यास ज्यादा लगेगी, प्यास लगेगी। और क्या होगा? गर्मी लगेगी ज्यादा, शरीर में गर्मी होगी तो ऐसी जगह पर जाने का मन करेगा जहां पर ठंड होती है। ठीक है, जैसे एक रूम में तो एसी चल रहा है, एक रूम में पंखा चल रहा है। ठीक है, गर्मियों का मौसम चल रहा है, आपका मन कहाँ जाने का करेगा? पंखे में बैठे रहने का थोड़ी करेगा, एसी में जाने का मन करेगा। ठीक है, तो शीतल चीजों की इच्छा होना। अब इसका रिलेशन किससे है? पित्त का रिलेशन किससे है? पीले रंग से है। किससे है? पीले रंग से। तो पीताभ भासता किससे है? पीताभ भासता, ये इंपॉर्टेंट है भाई। पीताभ भासता, पीताभ भासता मतलब पित्त का प्रकोप हो रहा है, मतलब स्किन का जो कलर है, यानी त्वचा का जो वर्ण है वो कैसा हो जाएगा, कैसा दिखाई देगा? पीताभ भासता, यानी पीला दिखाई देगा। ठीक है, कैसा दिखाई देगा? पीला दिखाई देगा। पीले रंग का रिलेशन किससे है? पित्त से है। और कृष्ण वर्ण का संबंध किससे है? जहां पर आपको कृष्ण वर्ण नजर आ जाए, यानी काला वर्ण नजर आ जाए, उसका रिलेशन किससे है? वात से है। जहां पर आपको सफेद कलर नजर आ जाए, यानी शुक्ल वर्ण नजर आ जाए, यानी श्वेत रंग नजर आ जाए, उसका रिलेशन किससे है? कफ से है रिलेशन। ठीक है, ध्यान रखना इन चीजों का। ठीक है, ये रिलेशन आपको पता होना चाहिए किसका किससे संबंध होता है। ठीक है, तो पीला कलर है तो पीले का पित्त से। अगर कृष्ण है, क्योंकि देखो आपने देखा होगा कोई व्यक्ति जब कमजोर हो जाता है, सूख जाता है, तो उसका रंग है ना, उसका रंग काला सा पड़ने लग जाता है। ठीक है, उसके शरीर का जो वर्ण का जो शरीर का जो वर्ण है वो डल हो जाएगा, यानी उसकी आभा जो होती है वो कम हो जाती है। ठीक है, आभा यानी कांति कम हो जाती है। ठीक है, और कफ का रिलेशन किससे है? श्वेत वर्ण से है, शुक्ल वर्ण से है। ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, अच्छा, अब उसके त्वचा का वर्ण भी पीताभ भासता हो जाएगा, तो उसका मलमूत्र का कलर भी पीला हो जाएगा, क्योंकि उसको पीलिया हो गया है। ठीक है, जब किसी को पांडु रोग हो जाता है, यानी खून की कमी हो जाती है, और खून की कमी से जब उसको कामला रोग हो जाता है, यानी पीलिया रोग हो जाता है, ठीक है, तब उसका शरीर और भी ज्यादा पीला पड़ जाता है, हल्दी के समान पीला हो जाता है। ठीक है, चलो, भ्रम होगा, उसे नींद नहीं आएगी। ठीक है, सिंपल सी बात है, क्योंकि पित्त बढ़ने से क्या होगा? भ्रम होगा उसे। क्या होगा उसे? भ्रम होगा। ठीक है, चलो अगली बात करते हैं हम कफ प्रकोप की। अब कफ प्रकोप में तो भारीपन आएगा, आपको भारीपन नजर आएगा, तो लिखा हुआ है शरीर में शीतलता, यानी शरीर में ठंडक महसूस होने लग जाएगी। ठीक है, भाई इसमें तो शरीर में गर्मी हो रही है, इसमें ठंडक महसूस होने लग जाएगी। ठीक है, शरीर में भारीपन, शरीर में शीतलता, शरीर में भारीपन। अपन ने वात को देखा था, तो वात में तो दर्द ही दर्द हो रहा था, इसमें गर्मी ही गर्मी हो रही है, और इसमें भारीपन ही भारीपन आपको नजर आएगा। ठीक है, चलो, अब शीतलता है, शरीर में भारीपन। क्यों होगा शरीर में भारीपन? क्योंकि उसका वजन बढ़ गया। वजन क्यों बढ़ा है? क्योंकि वो आलस ज्यादा करता है। ठीक है, तो आलस आ जाएगा। चलो, और क्या आएगा? अब शरीर में देखो स्थिरता, स्थिरता का मतलब क्या है? वो एक जगह ही रहेगा, आलस है ना उसको। ठीक है, तो अति निद्रा, नींद भी ज्यादा आएगी, सोएगा भी ज्यादा वो। ठीक है, अब अग्नि भी उसकी मन, खाना भी ठीक से नहीं पचेगा, अग्नि मन तो उसको रहेगा। सब एक दूसरे से रिलेटेड है ये चीजें। ठीक है, चलो, और क्या होगा? मुख का स्वाद मधुर हो जाता है, मधुर हो जाएगा, मीठा हो जाएगा मुख का स्वाद, क्योंकि उसके मुख में लार का स्राव ज्यादा होगा। ठीक है, लाला स्राव। ठीक है, मुख से लार का स्राव ज्यादा होगा, मुख में लार ज्यादा मात्रा में बनेगी। ठीक है, अच्छा, जीभ का मलिनता या मैली रहना, जीभ मैली रहेगी। क्यों मैली रहेगी? क्योंकि जीभ पर किस कौन जम जाएगा? कफ जम जाएगा जीभ पर। ठीक है, और त्वचा का रंग सफेद होना, बताया था, श्वेत कलर। ठीक है, स्निग्धता, कंडू और आर्द्रता। स्निग्धता का मतलब है उसके शरीर कैसा रहेगा? चिकना रहेगा। क्यों रहेगा? पसीने आने के बाद में शरीर चिकना हो जाता है ना।
ठीक है, और फिर खुजली भी चलेगी, पसीने आएंगे तो। ठीक है, तो इस तरह से वात का प्रकोप, पित्त का प्रकोप और कफ का प्रकोप यहां पर कंप्लीट होता है। बताओ भाई, समझ में आया कि नहीं आया? बोलो भाई। चलो तो और आगे चलते हैं अपन, है ना। अब देखो, अब जो चीजें आ रही है ना, अब वो चीजें आएगी जो अपन अभी थोड़ी देर पहले उनकी चर्चा कर चुके हैं। ठीक है, तो देखो, मैं फिर अब अपन को फिर से कोई देखनी है कि दोषों के 6 वृद्धि के लक्षण, है ना। तो पित्त बढ़ रहा है तो उसके क्या लक्षण आएंगे, कफ बढ़ रहा है या कफ घट रहा है, या वात बढ़ रहा है या वात कम हो रहा है, तो उसके क्या लक्षण आएंगे। ठीक है, वो चीज अपन को देखनी है। ठीक है, चलो, तो इसके जैसे ही लक्षण आएंगे। ठीक है, तो बात करते हैं सबसे पहले 200 के 6 वृद्धि के लक्षण। तो वात वृद्धि के क्या लक्षण आएंगे, देखो। अब देखो, वात, क्योंकि वात क्या कर रही है, वायु क्या कर रही है, हमें बुलवाने का कार्य कर रही है। ठीक है, यानी हमारी आवाज निकलवाने का कार्य कर रही है। ठीक है, तो तेज आवाज निकलेगी, वाणी में कर्कशता, तेज आवाज निकलेगी। ठीक है, वात वृद्धि हो रही है इस वजह से। ठीक है, शरीर का, अब तेज हवा चलेगी तो कपड़े ही सूख जाते हैं, तो इंसान क्यों नहीं सूखेगा। हवा तेज चलेगी तो कपड़े भी सूख गए, मलमूत्र भी सूख गया है। ठीक है, तो शरीर भी सूखेगा, और शरीर सूखेगा तो शरीर कृष्ण वर्ण का हो जाएगा, काले कलर का हो जाएगा। ठीक है, तो देखो भाई, शरीर का क्रश होना यानी पतला होना। फिर अगला है त्वचा का रंग काला होना, किसका लक्षण है, वात वृद्धि का लक्षण है। ठीक है, चलो, शरीर का अब दुर्बल है व्यक्ति, परेशान हो गया है। राधे राधे केशव कुमार वर्मा। ठीक है, तो शरीर का बल कम हो जाएगा भाई, व्यक्ति कमजोर हो गया ना इस वजह से। ठीक है, मल सूख जाएगा, सूखेगा ही मल, तो तेज हवा चल रही है। ठीक है, अब अगला है दीनता, यानी काम करने की इच्छा नहीं होगी उस व्यक्ति को, क्योंकि व्यक्ति कमजोर हो गया है। ठीक है, चलो, इंद्रियों का अपने विषयों को ग्रहण न कर पाना, इंद्रियों का अपने विषयों को ग्रहण नहीं कर पाने का मतलब क्या है यहाँ पर, ना तो उसे ठीक से दिखाई देगा, ना उसे सुनाई देगा, ना उसे कोई स्वाद आएगा, ना उसे कोई स्मेल महसूस होगी, यानी गंध महसूस नहीं होगी। इसका मतलब क्या है, इंद्रियां अपने विषय को ग्रहण नहीं कर पा रही है। क्यों होएगा, वात वृद्धि हो गई है साहब इस वजह से। ठीक है, अब और क्या लक्षण आएंगे, और लक्षण ये आएंगे साहब कि उसको गर्मी वाली चीजें खाने का मन होएगा उसको। ठीक है, यानी उसके शरीर में क्या बढ़ रही है, इसका मतलब उसके शरीर में शीतलता बढ़ रही है अंदर अंदर। ठीक है, इसलिए उसको गर्मी वाली चीजें खाने की इच्छा होएगी। ठीक है, तो एक तरफ अपन देख रहे हैं कि वात वृद्धि हो रही है। ठीक है, चलो, अगला है वात के 6 के लक्षण। अब वही वात कम हो गई है। ठीक है, अब वात कम हो गई है, हवा कम चल रही है, हवा कम चल रही है, इसका मतलब क्या है, वाणी भी कम हो जाएगी। क्या हो जाएगी, वाणी कम हो जाएगी, मतलब उसकी आवाज ही नहीं निकलेगी अब। ठीक है, बहुत धीरे धीरे बोलेगा। लिखा है अल्प भाषण, अल्प भाषण का मतलब क्या है, आवाज बहुत धीरे धीरे निकलेगी उसकी। कब होता है ऐसा, बुढ़ापे में ऐसा होता है। आदमी जब जब आदमी युवा अवस्था में होता है,
या फिर बच्चा जब बच्चे अवस्था में होता है, जब बाल्य अवस्था में होता है, तो बच्चे कितना बोलते हैं ना, बहुत ज्यादा बोलते हैं, लगे ही रहते हैं दिन भर बोलने। ठीक है। लेकिन जब वो वृद्ध अवस्था में चला जाता है तो क्या होता है, वो बहुत धीरे धीरे बोलता है। ठीक है। अपने काम भी धीरे धीरे करते हैं बुजुर्ग लोग जो होते हैं ना। चलो, तो अल्प भाषण, अग्नि मंद हो जाएगी साहब उसकी। ठीक है। शरीर की गतिविधियां यानी चेष्टा में मंदता, यानी शरीर की जो भी गतिविधियां हो रही है वो धीरे धीरे होने लग जाएगी। ठीक है। उसका मन दुखी रहेगा। ठीक है। मूड संज्ञा यानी बुद्धि का मोह, उसे कंफ्यूज होने लग जाएगा वो हर एक चीज में, यार ये काम करो कि ये करो कि ये करो कि वो करो। ठीक है। चलो, अंगों में ढीलापन और मल अवरोध, ये इंपॉर्टेंट है, लास्ट का जो पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट है, मल अवरोध। क्योंकि तेज हवा चल रही है, जो तेज हवा चल रही है वो मल को भी सुखा रही है, हवा धीरे चल रही है तो भी मल को सुखा रही है। ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना इस चीज का, क्योंकि जो जो होती है ना विचित्र चीजें जो होती है, उन विचित्र चीजों से ही क्वेश्चन पहले पूछा जाता है। ठीक है। चलो, ये तो हो गए साहब वात के क्षय और वृद्धि के लक्षण। अब हम बात करेंगे और पित्त की वृद्धि और पित्त के क्षय के लक्षणों के बारे में। ठीक है। तो लिखा है पित्त वृद्धि। अब पित्त वृद्धि हो रही है तो क्या होगा, वही पीताभ भासता, शरीर का कलर पीला हो जाएगा। ठीक है। और क्या होगा, नेत्र यानी आंखों का कलर पीला हो जाएगा, मल का कलर पीला हो जाएगा, मूत्र का कलर पीला हो जाएगा, सब कुछ पीला पीला हो जाएगा, शरीर का तापमान बढ़ेगा, संताप हो जाएगा, बुखार आएगा उसे। ठीक है। क्योंकि गर्मी हो रही है ना शरीर में, पीलापन हो रहा है सब जगह। ठीक है। और उसे फिर ठंडी ठंडी चीजें खाने की इच्छा होएगी। ठीक है। शीतल आहार विहार की इच्छा होगी और उसे नींद कम आएगी। ठीक है। उसे नींद कम आएगी, वो बेहोश भी हो सकता है, मूर्छा भी हो सकती है, और इंद्रियों में दुर्बलता, यानी उसे कह सकते हैं अपन इंद्रियों में दुर्बलता, यानी उसे ठीक से ना दिखाई दे पाएगा, ना सुन पाएगा, ना बोल पाएगा। ठीक है। इस तरह की चीज। अब देखो पित्त का क्षय हो गया है, अब पित्त का क्षय हो गया इसका मतलब क्या होगा, कफ दोष बढ़ रहा है यहां पर। देखो भाई, शरीर का तापमान सामान्य से कम होना। ठीक है। शरीर का तापमान सामान्य से कम होने का क्या मतलब है यहां पर, शरीर का तापमान सामान्य कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस, सामान्य से कम होना मतलब ठंडक बढ़ रही है ना शरीर के अंदर। अब ठंडक का रिलेशन किससे है, शीतलता का रिलेशन किससे है, कफ से है यहाँ पर। ठीक है। तो और अग्नि भी मंद हो रही है साहब, अग्नि मंद हो रही है ना, तो अग्नि मंद का रिलेशन किससे है, कफ दोष से है, कफ वृद्धि से है। ठीक है। और आगे एक शब्द आता है निष्प्रवतम, निष्प्रवतम, यानी इसका मतलब क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से भी क्वेश्चन बनने की संभावना है। इसका मतलब यह होता है कि शरीर की जो आभा जो होती है, प्रभव यानी प्रभा, शरीर की प्रभा यानी शरीर की आभा यानी शरीर की कांति, ये कम हो जाती है, यानी नष्ट हो जाती है, यानी शरीर का जो तेज जो होता है, यानी एक युवा अवस्था में हमें जो एनर्जी दिखाई देती है, जो शरीर पर जो तेज यानी जो चमक नजर आती है, वो चमक कम हो जाती है। ठीक है। पित्त के कम होने से। ठीक है। चलो, अगली बात करते हैं कफ वृद्धि के लक्षण। अब कफ वृद्धि होएगी तो शरीर में भारीपन, शरीर में शीतलता, अग्नि मंद, इस तरह के लक्षण आएंगे। ठीक है। आलस वगैरह, पसीने वगैरह, ये सारे लक्षण आएंगे, शरीर का सफेद पड़ जाना, इस तरह के लक्षण आएंगे। देखो भाई, शरीर में शीतलता महसूस होना, शरीर में शुक्लता यानी सफेदपन, श्वेतता, शरीर में भारीपन यानी गौरवता, शरीर में स्थिरता, आलस्य, नींद ज्यादा आएगी, सोता ही रहेगा वो व्यक्ति, अस्थि और संधि और अस्थियों में शिथिलता हो जाएगी, अग्नि मंद हो जाएगी, अधिक लार का स्राव होगा, फिर उससे कौन से रोग हो जाएंगे, सांस का रोग हो जाएगा, खांसी का रोग हो जाएगा। ठीक है। कांस का मतलब क्या होता है, खांसी होती है। चलो, अब हो गया साहब कफ क्षय। तो कफ क्षय के लक्षण में कौन सा लक्षण आएगा, पित्त और वात के लक्षण आएंगे यहां पर। किसके लक्षण आएंगे, पित्त और वात के लक्षण आएंगे। देखो देखो, शरीर में रुक्षता बढ़ना, रुक्षता यानी शरीर में रूखापन कौन बढ़ा रहा है, कौन बढ़ा रहा है, वात बढ़ा रही है। ठीक है। यानी ड्राइनेस हो जाएगी यहां पर। ठीक है। चलो, अंतरदाह, अंदर ही अंदर जलन होगी, अंतरदाह का मतलब क्या है, अंदर ही अंदर जलन होगी, और मुख से धुआं निकलना या धूम निकलना, यानी शरीर में इतनी गर्मी हो गई कि शरीर से अंदर से धुआं सी निकल रही है, ऐसा महसूस हो। क्यों होगा ऐसा, इसलिए होगा क्योंकि शरीर अंदर ही अंदर जल रहा है, अंतरदाह हो रहा है।
ठीक है। आमाशय के अतिरिक्त कफ के स्थानों में शून्यता यानी अनुपस्थिति, यानी कहने का मतलब यह है कि जहां जहां कफ रहता है, यानी जहां जहां कफ रहता है वहां पर ऐसा लगेगा कि वहां पर कफ खत्म हो गया है, अनुपस्थिति हो जाएगी कफ की। ठीक है, चलो। संधियों में शिथिलता हो जाएगी, संधि ढीली पड़ जाएगी, प्यास ज्यादा लगेगी, दुर्बलता, नींद नहीं आएगी, भ्रम होगा, हृदय दर बढ़ेगी, पल्पिटेशन हो जाएगा। ठीक है, यानी हार्ट रेट जो होती है, पल्स रेट जो होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, तो इस तरह के लक्षण जो आपको दिखाई देंगे वो किस में दिखाई देंगे? कफ वृद्धि के अंदर इस तरह के लक्षण आपको दिखाई देंगे। ठीक है, चलो भाई, केशव कुमार समझ में आया कि नहीं आया? इतनी लेट कैसे आए हो तुम, ये बताओ पहले तो। केशव कुमार शर्मा, सॉरी वर्मा, इतनी लेट कैसे आए हो क्लास में? अच्छा, चलो वहां के क्वेश्चन हो गए सॉल्व तुमसे सारे? उधर क्वेश्चन करवा रहे हैं कि थ्योरी करवा रहे हैं? चलो तो आगे अपन चलते हैं, और अपन आगे बात करेंगे धातुओं के बारे में, क्योंकि धातु धातु होते हैं 7, सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है। रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, 7 धातुएं होती है। ठीक है, जो शरीर का धारण भी करती है और शरीर का पोषण भी करती है। इसके साथ में आती है उपधातु। कौन सी आती है? उपधातु। ये शरीर का धारण तो करती है लेकिन शरीर का पोषण नहीं करती है। ठीक है, ये शरीर का धारण भी करेगी और शरीर का पोषण भी करेगी। ये धारण करेगी, पोषण नहीं करेगी। ध्यान रखना इस चीज का। ठीक है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलो। तो धातुओं की संख्या 7 होती है, ये सबको पता है। ठीक है, और उपधातुओं की संख्या भी 7 होती है, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, तो धातु और उपधातु दोनों 7-7 प्रकार की होती है। अब किस धातु से कौन सी उपधातु बन रही है वो अपन देख लेते हैं। ठीक है, रस, रक्त, मांस और मेद। ठीक है, इनकी ट्रिक बता दूंगा मैं कैसे आपको याद रखनी है। ये रस से बन रही है साहब स्तन्य और आर्तव। ठीक है, और रक्त से बन रही है कंडरा और सिरा। मांस से बन रही है वसा और 6 प्रकार की त्वचा। ठीक है, और मेद से बन रही है स्नायु। ठीक है, ये बन रही है क्या? उपधातु बन रही है। ठीक है, अब देखो भाई इनकी ट्रिक आपको कैसे याद रखनी है। इसकी याद रखनी है आपको। रस, मैं इधर पहले लिख देता हूं सबकी ट्रिक। रसता, रकसी, मासा और चाचा और मैना। रसता, रक्सी, मासा, चाचा और मैना। ठीक है, रसता, रक्सी, मासा, चाचा और मैना। ठीक है, रसता। ठीक है, रस और ता। ठीक है, तो इससे आपको पता लग रहा है ये
रस धातु के बारे में बता रहा है। ठीक है, अच्छा, यहां पर ये जो ता शब्द है, इससे आपका बन रहा है ता से स्तन्य और आ से आर्तव। ठीक है, तय शब्द जो है, तय से बन रहा है आपका स्तन्य और आ से बन रहा है आर्तव। ठीक है, चलो, रक्त सी, तो रे से बन रहा है आपका रक्त, और कैसे बन रहा है कंडरा, और सी से बन रहा है सिरा। ठीक है, तो सिरा का आप ऐसे भी ध्यान रख लेना, क्योंकि सिरा जो होता है, सिरा जो होती है, सिरा के अंदर रक्त बहता है। ठीक है, ये थोड़ा सा आप ध्यान रख लेना। ठीक है, मां सा, मां यानी क्या है, मांस। ठीक है, सा का मतलब क्या है, वसा, और चाचा का मतलब क्या है, त्वचा, यानी त्वचा की सॉरी, चाचा की त्वचा। मैं ना, यानी मैं से मैदा, ना से स्नायु। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये चीज याद रखनी है। ठीक है, क्योंकि कई बार अपन कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि अपन को लगता है कि साहब चलो ये तो समझ में आता है, ऊपर वाले की अपन को दिक्कत ये आती है कि साहब कंडरा कैसे बन रहा है रक्त से, कंडरा रक्त से कैसे बन रहा है। बेटा आपकी बुक में आचार्य के अनुसार नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, आपकी बुक में आचार्य के अनुसार नहीं लिखा हुआ है, लेकिन ये जो चीजें लिखी हुई, ये जो चीजें बताई हैं, ये अलग अलग आचार्यों के हिसाब से आपकी बुक में नहीं लिखी हुई है, ये केवल आचार्य चरक ने बताई है। ठीक है, ये किसने बताई, अभी तक अपन ने जो चीजें पढ़ी है, अभी तक आपकी जो चिकित्सा परिचर्या में मैक्सिमम चीजें जो बता रखी है, वो आचार्य चरक के अनुसार ही बता रखी है। ठीक है, तो आपकी चिकित्सा परिचर्या के अंदर जो ये जो बता रखा है, ठीक है, ये किसके लिए, किसके अनुसार बता रखा है, आचार्य चरक के अनुसार बता रखा है। ठीक है, और भी चलो, और भी बताते हैं आपको। आपके उसमें बता रखा है, किसमें, आपके एनाटॉमी फिजियोलॉजी के अंदर आचार्य सारंगधर ने और बता रखी है एक चीज, उसको भी यहीं बता देता हूं मैं। अब आपने पूछा ही है तो बता ही देते हैं, सारंगधर, नहीं तो वहां बताता मैं। ठीक है, यही सेम टू सेम चीजें जो मैंने बताई है आचार्य चरक ने, आचार्य चरक के अनुसार आपको एनाटॉमी फिजियोलॉजी में मिलेगी। ठीक है, तो आचार्य सारंगधर ने क्या क्या बताया है, देखो भाई, मेद से क्या बना है, स्नायु तो बना ही बना है, साथ में इन्होंने स्वेद भी बता दिया। ठीक है, स्वेद भी बता दिया इन्होंने। ठीक है, और क्या बताया है, अस्थि से क्या बताया है इन्होंने, आचार्य सारंगधर ने अस्थि से बताया है नख और दांत। अब चीजों को समझना है ना, मैं समझाऊंगा इनको। ठीक है, और मज्जा से क्या बनाया है, मज्जा से कौन सी उपधातु बनाई है, केश और रोम बनाए हैं। ठीक है, और शुक्र से क्या बनाया है इन्होंने, शुक्र से क्या धातु बना है, ओज बना है। ठीक है, तो ओज के बारे में अपन सभी सोचते हैं कि साहब ओज क्या है, ओज क्या है, ओज क्या है। देखो भाई, अब चीजों को समझो, है ना, क्योंकि रटने से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर समझने वाली चीज है ये। मेद, तो मेद के बारे में आपको पता है कि स्नायु उपधातु तो बताइए, आचार्य चरक ने भी बताई है और सारंगधर ने बताई है। ठीक है, साथ में बता दे, देखो मेद यानी जिसके अंदर फैट ज्यादा है। ठीक है, कोई आदमी फैट ज्यादा है, मोटा ज्यादा है, तो उसके पसीने ज्यादा आएंगे ना। ठीक है, तो उसका रिलेशन आप यहां से समझ लो। ठीक है, तो जिसके स्वेद धातु, सॉरी स्वेद धातु से स्नायु और स्वेद, सॉरी मेद धातु से स्नायु और स्वेद क्या है, उपधातु बन रही है। ठीक है, अब अस्थि से, ठीक है, अस्थि कैसी होती है, कठोर होती है। अस्थि कैसी होती है, कठोर होती है। तो नख और दांत ये भी कठोर होते हैं। ठीक है, हालांकि इतने कठोर नहीं होते नख तो, लेकिन कठोरता होती है इनके अंदर। ठीक है,
तो अस्थि से क्या बन रहे हैं, नख और दांत बन रहे हैं, ठीक है। तो कठोर से कठोर ही चीज बनेगी, ठीक है। अब थोड़ी सी और सिंपल चीजों पे आ जाओ आप, ठीक है। थोड़ा सा, मज्जा कठोर थोड़ी होता है, मज्जा तो मुलायम होता है, ठीक है। तो हमारे बाल जो होते हैं शरीर में, ठीक है, वो किसके बने होते हैं, मज्जा धातु से बनते हैं, ठीक है। चलो शुक्र, तो शुक्र तो सबको पता है, जो सबसे डिफरेंट है वो शुक्र है, ठीक है। तो शुक्र से कौन बन रहा है, कौन सा उपधातु बन रहा है, ओज उपधातु बन रहा है, ठीक है। चलो, ये आ गया सबके समझ में भाई। दिशा सुथार आ गया समझ में बेटा। चलो, आज इसकी स्टार्टिंग थी, तो थोड़ा सा मैंने ज़्यादा आपको समझाया है, इसलिए समझाया क्योंकि ये कॉन्सेप्ट है ये सारे, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट अपन को आने चाहिए, ठीक है। अगर आपने कॉन्सेप्ट अच्छे हैं तो अपन किसी भी क्वेश्चन से भिड़ सकते हैं और किसी भी क्वेश्चन का आंसर अपन निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये आपको आचार्य चरक के अनुसार याद रखना है। आपने पूछा तो आचार्य सारंगधर के अनुसार भी आपको बता दिया गया है, ठीक है। हालांकि ये चीज फिर से रिपीट होने वाली है आपके, रिपीट हो चुकी है, ठीक है। सॉरी, रिपीट हो चुकी है, मैं वो पढ़ा चुका हूं आपको, एनाटॉमी फिजियोलॉजी पढ़ा चुका हूं, तो वहां आप दोष धातु मल वाले चैप्टर में इसको देख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो बाकी की बात अपन कल करेंगे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था, आप लोगों ने आपकी फीस अभी तक जमा नहीं करवाई है, तो आज क्या है कि मेरे ध्यान से निकल गया। अब जो बच्चे फीस जमा नहीं कराएंगे उनको कल से क्लास नजर नहीं आएगी, ठीक है। तो आप लोग कृपया करके अपनी अपनी फीस जमा करवाएं, क्योंकि गुरु को गुरु दक्षिणा देना जरूरी होता है, तभी आपको उस पढ़ाई का फल मिलता है, ठीक है। तो गुरु को आप गुरु दक्षिणा दीजिए। अगर कोई समस्या है तो मुझसे आप बात कीजिए, ठीक है। मुझसे आप बात करोगे तो उसका कोई, आपको अगर कोई समस्या है तो उस समस्या का हल भी अपन निकालेंगे। लेकिन अगर आप कुछ भी रिप्लाई नहीं करोगे, बताओगे नहीं कि सर हमारे ये समस्या है, आर्थिक समस्या है, जो भी समस्या है आप लोग शेयर कीजिए, ठीक है। जो भी बात है उसका अपन बैठकर हल निकालेंगे, ठीक है। लेकिन पेमेंट जमा करवाइए, ठीक है, गुरु दक्षिणा दीजिए, ठीक है। ये आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर मैंने आपको पढ़ाने की जिम्मेदारी ली है तो आपकी मेहनत करने की जिम्मेदारी बनती है और गुरु दक्षिणा देने की जिम्मेदारी बनती है, ठीक है। गुरु दक्षिणा दिए बगैर हम ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज का ध्यान रखें और अपना अपना पेमेंट जमा करवाएं, ठीक है। ठीक है, चलो, बाकी की बात अपन कल करेंगे फिर। थैंक यू।